नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों। कक्षा 9 के अध्याय नंबर 2 का हम अध्ययन कर रहे थे। क्या हमारे आस पास के पदार्थ शुद्ध हैं? उसी क्रम में आज हम आगे बढ़ने जा रहे हैं और जिन बातों पर आज हमारी चर्चा होगी उस पर एक संक्षिप्त आपको रूपरेखा में बता देता हूँ। आज हम पढ़ेंगे वायु के घटकों का पृथक्करण। दूसरा, क्रिस्टलीकरण पे हमने पहले वीडियो पे बात कर ली थी, जिसमें मैंने आपको चाशनी से शक्कर के जो क्रिस्टल बनने बताए थे। लेकिन एक एग्जांपल आज और करेंगे और वो है कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल बनाना। और दूसरी हम बात करेंगे भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन क्या होंगे उनके बारे में। फिर हम बात करने जाएंगे तत्व क्या होते हैं, यौगिक क्या होते हैं, मिश्रण क्या होते हैं, और सबसे एंड में आपको बताएंगे शुद्ध जल जो घरों में आता है उसका प्यूरिफिकेशन अर्थात शुद्धिकरण कैसे होता है। तो लीजिए आइए प्रारंभ करते हैं आज के टॉपिक को। सबसे पहले बात करते हैं वायु के घटकों का पृथक्करण। जैसा कि अपने वायु का संगठन जानते हैं कि जो शुद्ध वायु होती है उसके अंदर कौन कौन सी गैसों का मिश्रण होता है। तो वो जो गैसें होती हैं उनमें एक तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, CO2, ये तीन तो प्रमुख गैसें होती हैं जिनमें नाइट्रोजन की अधिकता होती है सबसे ज़्यादा, फिर ऑक्सीजन और फिर ये CO2 गैस। इसके अलावा अक्रिय गैसों का भी इसमें मिश्रण होता है। तो ये जो उपकरण का जो चित्र मैंने आप यहाँ पे बोर्ड पे बनाया है, बोर्ड की तरफ देखेंगे आप उपकरण का चित्र। इस उपकरण के चित्र से वायु के घटकों के पृथक्करण का प्रोसीजर हम यहाँ पर आपको बताने जा रहे हैं। तो बेहद ध्यानपूर्वक आप देखेंगे कि किस प्रकार से गैसों को अलग किया जा सकता है एक प्योर वायु से। तो इसके अंदर सबसे पहले क्या होता है, छनक यानी फिल्टर्ड प्लेट होती है। उस फिल्टर्ड प्लेट से हवा को गुजारा जाता है। तो हवा को गुजारने के दौरान उसमें जितने भी मिट्टी के पार्टिकल्स होंगे वो इस फिल्टर से छन जाएंगे। फिर ये जो वायु है वो आगे की ओर हम बढ़ाएंगे। आगे की ओर बढ़ाने पर यहाँ पर एक जो सिस्टम होता है उसको संपीड़न बॉक्स बोलते हैं। इसके आजू बाजू है वो दोनों पिस्टन होते हैं और पिस्टन जब भी कार्य करेंगे तो दाब क्या होगा, बढ़ेगा। देखिए इसको यहाँ पर हम द्रवीकृत करेंगे, अर्थात इसको द्रवीकृत करने के लिए जो भौतिक प्रावस्थाएं होती है वो कौन सी होती है कि दाब को आपको उच्च रखना पड़ेगा, ताप को आपको घटाना पड़ेगा और संपीड़न अर्थात इसको कंप्रेस करना पड़ेगा। कंप्रेस करने का मतलब है जब भी कंप्रेस होगी वायु के कण आपस में पास आएंगे और वो द्रवीकृत अवस्था में बदल जाएगी। तो ये तीनों भौतिक अवस्थाएं आप ध्यान रखेंगे। तो प्रारंभ करते हैं यहाँ से। फिर से छानक पत्रक से गैस गुजारेंगे। गैस के जितने भी अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं मिट्टी के वो छनते हुए ये आगे की ओर बढ़ेगी संपीड़न बॉक्स में। संपीड़न बॉक्स में जो ही बढ़ेगी तो दाब बढ़ने और ताप घटने के कारण से ये गैस है वो गर्म हो जाएगी। गर्म होने के बाद ये आगे की ओर बढ़ेगी और आगे की ओर बढ़ेगी तो ये यहाँ पर एक बॉक्स होता है जिसके अंदर ये जो गर्म वायु है वो प्रवेश करेगी। इसके ठीक बीचों बीच में एक ठंडा पानी गुजारने वाला पाइप होता है जिसमें से कोल्ड जो वाटर होता है वो यहाँ से अपन पास करेंगे और ये पास जब होगा तो ये जो गर्म वायु थी वो ठंडी हो जाएगी। अब यहाँ से तो ये प्रवेश करी थी, यहाँ से ये वापस निकलेगी। वापस निकल कर ये जो एक टैंक आता है, ये एक फिल्टर टैंक होता है। इसके अंदर ये जो ठंडी वायु है वो इसके अंदर आएगी और अंदर आने के बाद यहाँ पर एक फिल्टर प्लेट होती है। इस फिल्टर प्लेट का काम क्या होता है कि इसके अंदर जो CO2, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडी होने के कारण से CO2 है वो ड्राई आइस में कन्वर्ट हो जाएगी, यानी शुष्क गैस में। तो इस CO2 को क्या बोलते हैं, ड्राई आइस बोलते हैं। तो इस मार्ग से CO2 जितनी भी होती है उसको हम निकाल लेंगे। अब बचती है आपके पास N2 और ऑर्गन और ऑक्सीजन, अर्थात नाइट्रोजन, ऑर्गन और ऑक्सीजन। ये तीनों गैसें यहाँ से निकलेगी। इसको बोलते हैं बच्चों अपन विस्तारक जेट। विस्तारक जेट का मतलब है जैसे पानी के पाइप के आगे वाले हिस्से के नोजल को अगर आप पकड़ लेंगे तो उसका जो वेग होगा वो बढ़ जाएगा। इसी प्रकार इसको विस्तारक जेट बोलते हैं। यहाँ से ये तीनों गैसें वेग के साथ निकलेगी। अब ये जो उपकरण है यहाँ पे जो बना है पार्ट है इसको अपन प्रभाजी आसवन यानी जो एक्सट्रैक्शन पार्ट बोलते हैं वो है। इसके अंदर प्रभाजी आसवन डिस्टिलेशन पार्ट होता है। इसके अंदर से ये तीनों
जो गैसें हैं वो अपन गुजारेंगे। अब देखिए यहाँ गैसों का पृथक्करण का मूल चरण है, जो मूल हमें अलग करनी है गैसों, उसका पार्ट है वो यहाँ पर होगा। अब इसमें क्या होगा, आपको एक बात मैं बता देना चाहता हूं कि गैसें अलग अलग कैसे हो, गैसों के अलग अलग होने के लिए उसका टेम्परेचर जिम्मेदार होता है। प्रभाजी आसवन में मैंने आपको पहले बताया, जो हल्की गैस होगी वो प्रभाज में सबसे ऊपर रहेगी और जो भारी होगी वो सबसे ज्यादा नीचे होगी। तो इनके क्वथनांकों की तरफ हम बात कर लेंगे। देखिए सबसे कम क्वथनांक होता है नाइट्रोजन का, -196 डिग्री सेंटीग्रेड। अब अगर इसको आपको केल्विन में कन्वर्ट करना है तो 273 में से ये 196 है वो आप घटा देंगे तो ये केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए सबसे ज्यादा केल्विन किसकी है, ऑक्सीजन की। इसका मतलब ये जो गैस है ऑक्सीजन है वो इस प्रभाजी आसवन वाले जो ये प्रोसीजर है इसके अंदर सबसे नीचे रहेगी और उसके बाद ऑर्गन रहेगी, उसके बाद नाइट्रोजन रहेगी। तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है वो बाहर निकल जाएगी और ऑक्सीजन है वो इस टैंक में आके इकट्ठा हो जाएगी। चलिए अगले बात करते हैं क्रिस्टलीकरण की। क्रिस्टलीकरण में आज अपन कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल आपको बनाना बताएंगे। इसके लिए आपको इम्प्योर क्रिस्टल जो होंगे कॉपर सल्फेट का वो जो मटेरियल है, जिसको रॉ मटेरियल भी अपन बोल सकते हैं, क्रूड मटेरियल भी उसको बोल सकते हैं, उस क्रूड मटेरियल को एक बीकर में आप क्या करेंगे, ले लेंगे। बीकर में लेने के बाद इसको एक अगला साफ बीकर 250 ml का है वो बीकर लेंगे। उस बीकर में स्पैचुला से ये कॉपर सल्फेट का जो अशुद्ध इम्प्योर मटेरियल है वो इसके अंदर डालेंगे। इसके अंदर डालते ही जो इम्प्यूरिटीज है वो यानी अशुद्धियां हैं वो नीचे तलहटी में आके बैठेगी और कुछ कॉपर सल्फेट के जो आयंस है वो इसके अंदर घुल जाएंगे और इसको नीला बना देंगे। अब इसकी ऐसी इम्प्यूरिटीज जो नीचे नहीं बैठती उनको नीचे बिठाने के लिए इसमें H2SO4 डालेंगे। तो आप 3 ml H2SO4 है वो इसके अंदर डाल देंगे। डालते ही जो इम्प्यूरिटीज अर्थात अशुद्धियां जो तैर रही थी वो H2SO4 के कारण से नीचे बैठ जाएगी। अब इस पार्ट को यानी इस बीकर को अगले वाले भाग में आप गुजारेंगे। वहां से इस बीकर से क्योंकि जो अशुद्धियां होगी वो इसमें रह जाएगी। अब ये प्योर आपको जो कॉपर सल्फेट है वो उसका जो विलियन है वो आपको मिल जाएगा। अभी भी इसमें कुछ अशुद्धियां और है, उस अशुद्धियों को और छानने के लिए आपको इसमें फनल लगा के उसके अंदर फिल्टर पेपर लगा के उसको छान लेना है। छानने के बाद इस कॉपर सल्फेट वाले संतृप्त विलियन को, यानी अभी तो अपन संतृप्त मिलाएंगे। संतृप्त विलियन का मतलब मैंने आपको पिछले टॉपिक में भी बताया था कि जब कोई मटेरियल हम किसी पानी के अंदर डालते हैं वो तब तक घुलता रहता है, तब तक उसके अंदर वो मटेरियल डालते रहते हैं। जब वो घुलना बंद हो जाता है तो उसका मटेरियल है वो सैचुरेटेड या संतृप्त बन जाता है। तो अब इस कॉपर सल्फेट वाले विलियन को आप चाइना डिश वाली प्लेट के अंदर डालेंगे। चाइना डिश वाली प्लेट के अंदर डालते ही आप इसको बर्नर से हीट करेंगे। हीट करने के बाद ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाएगा। सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनने के बाद इसको आप अगले पात्र में इसको उड़ेल देंगे। ठंडा करने के बाद आपको छोटे छोटे क्रिस्टल है वो प्राप्त होंगे। फिर आ जाइए हम बात करते हैं भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं। भौतिक अर्थात भौतिक अवस्था और भौतिक कारक क्या होते हैं, जिसमें देखिए रंग, कठोरता, दृढ़ता, बहाव, ये सब चीजें हैं वो आती है, वो भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत आती है। तो इसमें भौतिक परिवर्तन में तो होगा अवस्था का परिवर्तन। अवस्थाएं आपको मैंने पूर्व चैप्टर में बताई थी, ठोस, द्रव, गैस ये अवस्थाएं होती हैं। इनका आपस में अंतर परिवर्तन भौतिक परिवर्तन में आता है। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण जल है। जल 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे अर्थात या उससे नीचे वाले टेम्परेचर पे बर्फ में होता है। फिर टेम्परेचर बढ़ने पर ये जल में और 100 डिग्री क्वथनांक पर ये वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। तो अर्थात तापमान इसकी अवस्था परिवर्तन में प्रभावित करता है, लेकिन इसके रासायनिक गुणों में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। अब देखिए रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। रासायनिक परिवर्तन में हम अवस्था परिवर्तन की बात नहीं करते हैं, हम उनके गुणों के बारे में बात करते हैं। अर्थात जब कोई दो क्रियाकारक पदार्थ आपस में अभिक्रिया करवाते हैं तो कोई नया पदार्थ बन जाता है, अर्थात उसके रासायनिक गुणों में ही परिवर्तन हो जाता है, तो वो रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। अगर आप कोक को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आप जलाएंगे तो वो जो गैस बनेगी, देखिए गैस अलग चीज बन गई है। पहले ये सॉलिड स्टेट में था, ये गैस था, लेकिन आपस में जब ये रिएक्ट करेंगे तो अलग ही प्रकार की गैस बनेगी जिसको अपन कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं।
तो ये था भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। इसमें मोमबत्ती का जलना एक ऐसा उदाहरण है जो भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन दोनों को दर्शाता है। अब आइए बात करते हैं तत्व, यौगिक और मिश्रण क्या होते हैं। देखिए बच्चों, तत्व किसी ऐसे तत्व अर्थात कोई एलिमेंट होता है जिसमें उसके ग्रुप के सभी अर्थात उस तत्व के सभी पार्ट एक जैसे हों। जैसे आयरन की बात कर ली मैंने, तो सभी के सभी पार्टिकल्स, सभी के सभी अणु कण हैं वो आयरन के होंगे। अगर मैंने ऑक्सीजन की बात कर ली तो ऑक्सीजन के होंगे। तो जो एक ही प्रकार के तत्व का समूह होता है वो क्या कहलाता है? तत्व कहलाता है। इसमें धातु होती है, अधातु होती है और उपधातु होती है। धातुओं के क्या क्या गुण होते हैं बच्चों? धातुओं में एक तो होती है तन्यता, अर्थात उसमें तन्यता, डक्टाइल जो होता है अर्थात उसको पीट कर उसके तार खींचे जा सकते हैं, तो तन्यता होगी। चमक, आप जानते हैं धातुओं में चमक होती है, जैसे आप चांदी देते हैं, सोना देते हैं, चमक है उनमें। आघात वर्धकता अर्थात जिसको पीटने पर वो अगर चद्दर उसकी बनाई जा सके तो उसको आघात वर्धकता, और जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह हो उसको सुचालक। तो ये सारे गुण हैं वो धातु कहते हैं, और जिनमें ये गुण न हो है धातु है। तो एग्जांपल्स आपको मैंने बता दिया, सोडियम, पोटेशियम, आयरन, ये सब धातुएं हैं। पारे को छोड़कर, ये पारा है और धातु होते भी द्रव अवस्था में होता है, जबकि अधातुओं में सभी गैसें होती है, लेकिन I2 और ब्रोमीन है। I2 ठोस अवस्था में होता है, ब्रोमीन द्रव अवस्था में होता है। और मिश्रण क्या होता है? जब दो तत्वों को आपस में मिला दें तो उसको अपन मिश्रण बोलते हैं। जब दो तत्व सोडियम क्लोराइड है और मैग्नीशियम सल्फेट है, इसका मिश्रण अगर हम बना दें तो उसको अपन मिश्रण बोलते हैं। और फिर इनको रासायनिक विधि से सोडियम और क्लोराइड को विद्युत धारा प्रवाहित करके अलग कर देते हैं। सबसे एंड में बात करते हैं जल भंडारण। जल भंडारण में यानी शुद्ध पानी प्राप्त करने का एक प्रोसीजर होता है, जिसमें एक तलक टैंक होता है और एक इसका निलंबित अशुद्धियों को दूर करने का टैंक होता है। दूसरा, इसमें जो बारीक कंकर है उसको इसमें से गुजारने पर ये नीचे बैठ जाते हैं। फिर ये जो पानी है आगे की ओर बैक्टीरिया रहित करने के लिए इसमें क्लोरीनीकरण करते हैं, फिर इसको बाहर से गुजार देते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। यहाँ पर हमारा अध्याय 2 समाप्त हो जाता है। अगले वीडियो में अध्याय 3 पर फिर चर्चा करेंगे।